जय भीम भाइयों। आज हमारा बहुजन समाज बड़ी ही विकट समस्या से जूझ रहा है। हमारे ही समाज में कई पार्टियां ऐसी हैं जो ये दावा करती हैं कि हम बहुजन समाज के लिए लड़ रहे हैं, बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, परंतु उसका कोई बेनिफिट समाज को नहीं हो पा रहा है। तो समाज इस कन्फ्यूज़न में भी है कि आखिर हम किसको चुने, किसको ना चुने, क्या होगा हमारे समाज का। क्योंकि इस समाज ने, बहुजन समाज के अंदर जो खास करके दलित तबका है, वो बहुत ज़्यादा चिंतित है और उसका चिंतित होना वाजिब भी है, क्योंकि इस समाज ने लगभग कई हजार वर्षों तक गुलामी सही है, दमन सहा है, अत्याचार सहा है। आज इस समाज के पास ना संसाधन है, ना ज़मीन है, ना व्यापार है, ना बिजनेस है। एक नौकरियां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी, आरक्षण दिया, उसके वजह से कुछ नौकरियां मिली, जिसका इस समाज के बहुत से लोगों ने कोई महत्व समझा नहीं और आज वो भी इनसे छीनी जा रही हैं, या मैं कहूँ कि छीनी जा चुकी हैं। हमारी जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे को दोष देती रहती हैं और हम लोग भी कभी किसी की बात करते रहते हैं कि इसने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो। हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। देखिए, समझिए, भारत की जो तीन महत्वपूर्ण या सबसे बड़ी जो पार्टियां हैं जो राज करती हैं, उन तीनों का चीफ जो है वो ब्राह्मण है। कम्युनिस्ट पार्टी जो कि नास्तिकों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश भेजती है, और उसने क्या कर रखा है कि नास्तिकों का वोट उनको मिल जाए, और वो कुछ हद तक शामिल भी मतलब उनको करती हैं और सफल भी होती हैं। दूसरे नंबर की पार्टी जो है बीजेपी, वो चाहती हिंदू के नाम पे हिंदू का वोट उसको मिले और उससे किसी से कोई मतलब नहीं। तीसरी पार्टी कांग्रेस है जो मुस्लिम के नाम पे सब कुछ करती है और चाहती है कि मुस्लिम वोट उसका बना रहे, वोट बैंक बना रहे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीन बड़े वर्ग, समाज के तीन बड़े वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, नास्तिक, तीनों को इन पार्टियों ने बांट रखा है। और इनकी एक स्ट्रेटजी है कि एक पार्टी अगर सत्ता में रहेगी तो एक विपक्ष में रहेगी और एक जो है रोड पर रहेगी। ये इनका आज से नहीं, शुरू से चला आ रहा है। और मेरा मानना नहीं है, कटु सत्य है, जो पार्टी रोड पर रहेगी वही पार्टी एक दिन संसद में पहुंचेगी। संसद का रास्ता सड़क से होकर जाता है। जो पार्टी सड़क पर लड़ेगी वही संसद में राज करेगी। जिस पार्टी ने जब जब सड़क पर लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो पार्टी संसद में जरूर गई है, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। एक और बात समझनी होगी कि इन तीनों पार्टियों का जो जन्मदाता है, जो इनकी अम्मा है या माता श्री है, वो संघ है, आरएसएस है। इसलिए कोई भी आदमी ये समझे कि ये तीनों पार्टियां अलग हैं, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा बेवकूफ़ या उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि एक पार्टी एक वर्ग का दमन ज़्यादा करती है तो दूसरी पार्टी दूसरे वर्ग का दमन ज़्यादा करती है, तीसरे का करती है। ऐसा होता चलता रहता है इनका।
परंतु ये तीनों पार्टियां कभी भी ये नहीं चाहती कि इस देश का विकास हो, ये देश आगे बढ़े, इस देश के सारे लोग जो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर हैं, सही तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएं, खुश रह सके। इसके लिए पार्टी कुछ नहीं करती। हाँ, ये बात मानी जा सकती है कि कोई पार्टी कम दमन करती है तो कोई ज़्यादा दमन करती है। ठीक इसी प्रकार से ये पार्टियां संविधान का भी बहुत हद तक इसी प्रकार से दमन करती आई है। कांग्रेस ने जैसे जैसे जब जब उनकी सरकार बनी, उन्होंने संविधान लागू तो किया लेकिन पूर्ण रूप से उसको लागू नहीं किया, जिसकी वजह से जो हमारी सरकारी संस्थाएं थीं वो कमज़ोर होती चली गईं। कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा संविधान के कानूनों की दुहाई दी, उनको लागू करवाने की कोशिश की, लेकिन कभी भी प्रतिरोध इनका इतना ज़बरदस्त नहीं हुआ ताकि वो पूरे देश में छाता, लोगों को पता चलता। तीसरी जो सबसे बड़ी कमी बीजेपी ने पूरी कर दी, उन्होंने संविधान के जितने कानून हैं, जो भी कानून दलितों, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी या शोषित वंचित समाज को अब लाभ पहुंचा सकते थे, जो भी कानून थे, उन सारे कानूनों को चुन चुन कर उन्होंने छेद कर दिया। सारे कानूनों में उन्होंने छेद कर दिया। आज हालत ये हो गई है कि बाबा साहब के बनाए हुए जितने विचार थे, जितने कानून थे जो कि मनुवाद जैसे आतंकवाद से लड़ रहे थे, टकरा रहे थे, सीधे सीधे टकरा रहे थे, चुनौती दे रहे थे, उन सारे कानूनों को उन्होंने ख़त्म नहीं किया, उनमें छेद कर दिया, महत्वहीन कर दिया। उन्होंने रास्ते निकाल दिए, सुराख कर दिए, जिसका बेनिफिट उनको होता है। हमारे जो नेता हैं वो इस चीज पर विचार नहीं कर रहे। मायावती जी आती हैं, कभी कहती हैं मुसलमान में वोट नहीं देते, कभी कहती हैं जाट वोट नहीं देते, कभी यादव वोट नहीं देते, कभी गैर दलित वोट नहीं देते। अभी उन्होंने चंद्रशेखर पे आरोप लगा दिया कि ये जो है वोट काट रहे हैं और दलित भटक रहे हैं। आने वाले समय में मायावती जी खुल के कहने लगेंगी कि दलित हमें वोट नहीं करते, और उनको कहना पड़ेगा। पर कभी भी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखती कि वो क्या कर रही हैं। उन्होंने कितने नेता बनाए, मैं समझता हूँ शायद 2 नेता भी उन्होंने नहीं बनाए होंगे। उनकी पार्टी में कितने समझदार लोग हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, कितने कवि हैं, कितने विद्वान हैं, कितने पत्रकार हैं, किसको बनाया आपने? कितने बढ़िया विशेषज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोई है क्या आपकी पार्टी में? घर में बैठे बैठे क्या वो हो जाएगा? आपके समकालीन जितने नेता थे वो काशीराम जी ने बनाए, और वो सारे नेता रोड पर संघर्ष करके बनाए, रोड के आंदोलन से निकले, पर आपने धीरे धीरे उन सब को ठिकाने लगा दिया। नए नेता आपने बनाए, नए पुराने नेताओं को ठिकाने लग दिया। बोलने वाला आपके यहाँ कोई है नहीं विशेषज्ञ, आपको राजनीति की कोई समझ है नहीं। हाँ, मैं इतना मानता हूँ बहन जी ने जब जब राज किया, उन्होंने बहुत शक्ति से राज किया, बहुत अच्छी तरीके से राज किया, लेकिन बहन जी जो बाबा साहब का मिशन था उसको आप आगे नहीं बढ़ा पाए। आपने उस मिशन को कमजोर कर दिया। आपने कुछ नहीं किया। आप
आपने शिक्षण संस्थान तो खोले पर उन पर मनुवादियों को बिठा दिया। आपने चिकित्सालय तो खुलवाए पर उनके चीफ सवर्णों को बना दिया, मनुवादियों को बना दिया। जब एडमिनिस्ट्रेटर ही कुछ नहीं करेगा तो नीचे के समाज को क्या मिलेगा? घंटा। जो पदाधिकारी, जो कर्मचारी उस समय नियुक्त भी थे, धीरे धीरे इन सारे चीफ लोगों ने, संस्थान में बैठे हुए सारे लोगों ने उनको निकाल दिया, बाहर कर दिया, फेंक दिया। नए वो भर्ती नहीं करते। और आपने क्या किया? जो जगह थोड़ी बहुत शोषित वंचितों के लिए थी, जैसे सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए, उसमें आपने सब लोगों के लिए कह दिया कि सवर्ण भी उसके अंदर जो है काम कर सकते हैं। बहन जी, सवर्ण काम नहीं करते, वो सिर्फ धन कमाते हैं। एक दो बार नौकरी लेने के लिए ट्राई के तौर पे उन्होंने मतलब जो है इंटरव्यू के समय या परीक्षा के समय उन्होंने नाले में घुस के दिखा दिया और नौकरी हासिल कर दी। बाद में सफाई करने के लिए उन्हीं लोगों को काम पर लगा दिया जो आपके अपने समाज के लोग थे। वो सीधे घर में बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, और जो शोषित वंचित समाज के लोग उनकी एफजी में काम करते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है 4-5-6 हज़ार रुपये देते हैं और वो पूरी की पूरी तनख्वाह हड़प जाते हैं। बस इतना होता है और कुछ नहीं। नौकरियां और काम वही कर रहे हैं शोषित वंचित समाज के लोग, पर उसका लाभ, उसकी इनकम, उसकी आमदनी सारे के सारे सवर्ण उठा रहे हैं, जितने भी इन पोस्टों पर लगे हुए हैं। कोई काम करने नहीं जाता, कोई सफाई करने नहीं जाता। आपने जो अपनी जगह थी जहां पर आप अपने समाज के ज़्यादा से ज़्यादा अनपढ़ या ऐसे लोगों को भर सकती थी, उस जगह पे अब आपने उन लोगों को बिठाल दिया। आप क्यों कानून नहीं बनाए कि मंदिरों के अंदर जितने भी पुजारी हैं वो परीक्षा के आधार पे बनेंगे, या उनके अंदर भी 25 या 30% का SC/ST का कोटा लगेगा? क्यों नहीं लगा? आप एक कानून नहीं बना सके। बात करती हो बाबा साहब की मिशन चलाने की, तुम्हें समझ भी है बाबा साहब का मिशन क्या था? बाबा साहब का मिशन सीधे सीधे मनुवाद जैसे आतंकवाद से टकराता था। ना सिर्फ टकराया बल्कि उसको नीचे झुकाया, उसको मजबूर कर दिया मानवता के रास्ते पे चलने के लिए, भले ही वह कुछ समय तक चला हो। उस समय के जितने बड़े से बड़े राजनेता थे, सारे के सारे बाबा साहब की बात को मानते थे, मजबूर थे, समझते थे कि बाबा साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है, उनका मिशन था। पर आपने क्या किया? मिशन चलाएंगे। मिशन नहीं, लोग कहते हैं कि बीएसपी कमीशन पे जिंदा है। हमको भी लगता है, जनता भी इस चीज को समझ रही है, और जब तक बीएसपी कमीशन के सहारे रहेगी तब तक ये उभर नहीं पाएगी। और मैं तो ये कहता हूं, ये अब कभी भी नहीं उभर पाएगी। ये डूबता हुआ जहाज नहीं है बल्कि डूबा हुआ जहाज है, बहुजनों का डूबा हुआ जहाज है। इसके साथ जो भी जाएगा उसको डूबना निश्चित है। इस वीडियो में मैं इतनी ही बात कहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आगे की बात रखेंगे। जय भीम, जय भारत।